कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। सर्दियों के महीने की एक और सुहानी सुबह, दिल में नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग, आँखों में एक नई चमक, कुछ नया करने की चाह, सामने एक नई राह, प्रगति के मार्ग पर बढ़ते कदम और एक बार फिर आमने सामने आप और हम। तो आइए अपने कदम आगे बढ़ाएं और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। देश में शुरू होगी नीली क्रांति। एनडीडीबी द्वारा 221 करोड़ रुपए की डेयरी परियोजनाओं को मंजूरी। कपास का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रबी फसलों के रकबे में सुधार का रुख। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के सरकार हरित श्वेत क्रांति की तर्ज पर नीली क्रांति की शुरुआत करेगी। भारत मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है और देश में मछली उत्पादन में कई गुना इजाफा करने की काफी संभावनाएं हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मछली उत्पादन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से सरकार देश में नीली क्रांति की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि भारत में मछुआरों की संख्या 145 लाख है और यहां तटीय लंबाई 8,118 किलोमीटर है, जिसे देखते हुए भारत विश्व में मछली उत्पादन में प्रमुख देश बन सकता है। नीली क्रांति को हरित और श्वेत क्रांति की तर्ज पर ही लाया जाएगा और मछली के अच्छे बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और जल्द ही एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। देश में पिछले कई वर्ष से मीठे जल का मछली पालन काफी लोकप्रिय हो रहा है और कई अच्छी हैचरी भी खुली हैं। मछली पालन से जहां किसान की आमदनी में कई गुना इजाफा होता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मछली पालन महत्वपूर्ण योगदान देता है। एनडीडीबी ने देश के 12 राज्यों में डेयरी विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे इन राज्यों में डेयरी किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एनडीडीबी यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने देश में डेयरी विकास के लिए करीब 221 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं देश के 12 राज्यों में शुरू की जाएगी और इसमें 42 डेयरी संबंधित लगभग विषय समाहित होंगे। एनडीडीबी की ये परियोजनाएं बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में शुरू की जा रही हैं। इसमें चारा विकास की 9 परियोजनाएं, संतुलित राशन कार्यक्रम की 13 परियोजनाएं, गांव आधारित दुग्ध वसूली प्रणाली की 14 परियोजनाएं, भ्रूण स्थानांतरण की 4 परियोजनाएं, भैंसों के आयात की 1 परियोजनाएं और वीर्य केंद्र की मजबूती की 1 परियोजना शामिल है। मार्च 2012 में शुरू की गई राष्ट्रीय डेयरी योजना 1 के तहत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत में कपास उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है और विश्व में इस वर्ष कपास का भारत सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। इस प्रकार भारत चीन को कपास उत्पादन में नंबर 1 की पदवी से हटा देगा। भारत की कपास उत्पादन में सफलता की गाथा जारी है। भारतीय कपास संघ के अनुमान के मुताबिक देश में 2014-15 सीजन में कपास का रिकॉर्ड उत्पादन 406 लाख बैल्स होने की संभावना है। एक बैल में 170 किलोग्राम कपास होती है। राज्यवार उत्पादन देखें तो सबसे ऊपर गुजरात है, जिसमें 125 लाख बैल्स कपास उत्पादन की संभावना है। महाराष्ट्र में 85 लाख बैल्स, तेलंगाना में 45 लाख बैल्स, कर्नाटक में 36 लाख बैल्स, सीमांध्र में 25 लाख बैल्स और हरियाणा में 24 लाख बैल्स कपास उत्पादन होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का भी आकलन है कि भारत में कपास उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होगा और वे चीन को पछाड़कर विश्व में कपास उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। देश में जारी रबी फसलों के सीजन में शुरुआती धीमी गति के बाद अब रबी फसलों के रकबे में सुधार का रुख नजर आ रहा है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा रबी फसलों पर जारी आंकड़ों के मुताबिक इन फसलों के रकबे में सुधार का रुख देखा जा रहा है। रबी फसलों का कुल बुआई क्षेत्र अब बढ़कर पिछले वर्ष के लगभग बराबर हो गया है। पिछले वर्ष करीब 2 करोड़ 79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई हुई थी।
21 नवंबर 2014 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गेहूं का रकबा पिछले साल के आंकड़ों को पार कर गया है। इस साल 107.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 107.24 लाख हेक्टेयर का था। हालांकि दलहन और तिलहन के बुआई क्षेत्रफल में कुछ कमी आई है, लेकिन कुल उत्पादन में अधिक फर्क नहीं पड़ने की उम्मीद है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नए बन रहे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर गहरा कोहरा रहने की संभावना है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और पश्चिम हिमालय क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से नीचे जा सकता है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी खेती का और मौसम का जन्म जन्म का रिश्ता है। इसीलिए हमारा पूरा कृषि चक्र मौसम पर आधारित होता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में मौसम और जलवायु में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारे किसान को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि मौसम कब किस करवट बैठ जाए। मौसम के प्रति सजग रहना आज किसानों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमारी सरकार समय समय पर देश के कोने कोने में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है, जिससे किसानों को मौसम के प्रति, तेज़ी से बदलती जलवायु के प्रति सजग रहने की ज़रूरत के बारे में बताया जाता है कि वो क्या करें और क्या ना करें। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले दिनों रांची में आयोजित किया गया। तो आइए देखते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। कृषि यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। तेज रफ्तार से बढ़ते औद्योगिकीकरण के इस युग में आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में कृषि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र से तकरीबन 65 करोड़ आबादी को आज भी रोजी रोटी मिलती है। खेतों में हल चलाते, दिन भर मेहनत मशक्कत करते, फसल रोपते, निकाई गुड़ाई करते और फसलों की दमनी करते किसान तथा किसानों के परिवार इस बात की साक्षी है कि खेती किसानी न केवल यहाँ आजीविका है बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था का आधार भी है। बावजूद इसके दीर्घकाल से वर्षा पर आधारित कृषि, तकनीकी ज्ञान का अभाव और मौसम की बेरुखी ने सदियों से यहाँ की खेतीबाड़ी को न केवल प्रभावित किया है बल्कि कई बार जमीन को बंजर छोड़ने के लिए भी किसानों को विवश किया है। मूल रूप से कृषि की उत्पादकता अन्य कारकों के अलावा मौसम, जलवायु
और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसमें किसी भी एक कारक के बदलने अथवा स्वरूप के परिवर्तन से कृषि उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही परिवर्तनों की सूचना खेती किसानी के लघु इकाइयों तक पहुंचाने, पूर्वानुमानों की सटीकता को जांचने और परामर्शों के कार्यान्वयन और निष्पादन संबंधी विविध आयामों पर चर्चा करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, भारतीय मौसम विभाग और भू विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में BAU के RAC ऑडिटोरियम में वार्षिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। 10 से 12 नवंबर तक चले इस 3 दिवसीय वार्षिक समीक्षात्मक बैठक का उद्घाटन भारतीय मौसम विभाग पुणे के DDGM डॉक्टर N चट्टोपाध्याय, एग्रोमेट सर्विसेज नई दिल्ली के डॉक्टर KK सिंह एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके के कुलपति डॉक्टर जॉर्ज जॉन ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक के पहले सत्र में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय मौसम विभाग पुणे के DDGM डॉक्टर N चट्टोपाध्याय ने कहा, जो मौसम चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, कभी साइक्लोन भी आ रहा है, तो हम कितना जल्दी और कितना इफेक्टिव में हम किसान भाई को ये संदेश पहुंचाए, जैसे उनमें जो खेती बाड़ी जो है उसका जो प्रोडक्टिविटी और भी अच्छा है। और इसके लिए ये मीटिंग में भारत में कोने कोने में जो साइंटिस्ट है वो आए हैं। बाद में डॉक्टर चट्टोपाध्याय ने समीक्षात्मक बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कृषि से संबंधित तकनीकों एवं मौसम परिवर्तन की सूचनाओं का त्वरित और सरल भाषा में किसानों तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसानों को इसका समुचित लाभ मिल सके। तो हम चाहते हैं जो कला हमारा पास है उसको एक सिंपल लैंग्वेज में लेके हमको किसान भाई को देना है। ये जो आपने कहा इंटरनेट हम पूरा मानते हैं, इसके लिए आपने देखा है हमने अभी इनॉग्रेशन सेशन में हमने ऐसा एक तकनीकी जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें एक ऑर्डिनरी फ़ोन से किसान भाई को ये मैसेज जाएगा उनका इसमें। हमको पता है जो किसान भाई को कितना दिक्कत होता है इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, हमें दिक्कत जो होता है उसको हमारा समझ में करके उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं। मूल रूप से मौसमी खेती परामर्श सेवा भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें किसानों को आगामी 3 से 4 दिनों में मौसम में होने वाले बदलाव तथा इसके अनुकूल विभिन्न कृषि कार्यों की सलाह दी जाती है। सही समय पर किसानों को मौसम संबंधित परामर्श देने के लिए ग्रामीण मौसम स्टेशन जगह जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि दूर दराज के इलाकों में किसान खेती में मौसम का लाभ ले सकें या बदलते मौसम के अनुरूप खेती किसानी में सावधानी अपना सकें। इसी का सफल उदाहरण झारखंड के चतरा जिले में देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन एक प्रसार माध्यम के रूप में तमाम लोगों तक मौसम संबंधी जानकारियां लगातार पहुंचाता रहा है। प्रारंभिक स्तर पर राज्यवार सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एवं किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तकरीबन 2 दशक पहले इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। कालक्रम में जिलावार और अब गांव एवं ब्लॉक स्तर पर मौसमी सूचना उपलब्ध कराने की योजना है। इस संबंध में VAM राव बताते हैं, वातावरण मार्प हो ना हो, पाला पड़ना, फ्लड आ जाना, नहीं तो ड्राउट जैसे सिचुएशन क्रिएट होना, ये चीज़ जरूर बढ़ रहा है। पिछले 12-13 साल से हम देख रहे हैं, वो बढ़ने वजह से उनको भी हम कैसे सामना कर सकता है, इसके बारे में हमारा को 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर पहले ही पता चल जाता है। हम खेत में ये क्रॉप खड़ी है, फसल खड़ी है व्हीट का ना तो राइस का, वो फसल को इस स्टेज में खड़ी है, सो 2 दिन तक बारिश नहीं आएगी, सो इसमें हम सजेशन दे सकता है काट के अंदर रख लेना, ना तो अब 1 दिन के अंदर बारिश आ रहा है आप काट सकता है,
आज मत काट लेना, 2 दिन तक ऐसे ही कड़ा देना। इन्हीं को ही एग्रोमेट एडवाइजरी, वातावरण आदित्य सलाह, कृषि सलाह बोलता है। इसी सलाह के बारे में ये 2.5 दिन से डिस्कशन यहाँ हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत देश एवं देश के कृषि परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहा है। लगभग 2-3 दशक पूर्व देश में कृषि कार्य परंपरागत ज्ञान के आधार पर होता था। सूचनाओं का आदान प्रदान मानवीय स्तर पर होने के कारण इसका आधार संकुचित था। अब कृषि क्षेत्र में सूचना संसाधनों के उपयोग में वृद्धि होने से उपज बढ़ाने, फसल को रोग मुक्त करने, कीटों के प्रकोप से बचाने और फसलों के रोपाई के सही समय के चयन का परामर्श सीधे मिलने लगा है। अब इसका प्रचार प्रसार निम्नतर स्तर तक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर डॉक्टर ए बदूद बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है जिसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। इसके तहत खास करके किसानों को मौसम आधारित परामर्श दिए जाते हैं। अगले 4-5 दिन में मौसम का क्या पूर्वानुमान है, जिलावार देते हैं हम लोग। पहले तो पूरे राज्यवार देते थे, अब जिलावार दे रहे हैं और आगे ब्लॉक लेवल पर भी देने की उम्मीद है, ऐसी प्लानिंग है। तो शुरू जब हम लोगों ने किया था 1996 में यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो आसपास के कुछ किसानों को कागज़ में लिख करके हम लोग परामर्श देते थे। और ये परियोजना अब इतना डेवलप कर गया है, हाई टेक हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोबाइल SMS, फार्मर्स पोर्टल और इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के ज़रिए किसानों को अब दिया जा रहा है। समीक्षा बैठक में पूर्वानुमान की सटीकता की जांच और परामर्श देने की प्रक्रिया पर भी विस्तृत चर्चा हुई, ताकि किसानों को सही, सटीक और सामयिक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके और किसान गुणवत्तापूर्ण फसलों का अधिक उत्पादन कर सकें। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ई-एग्रीमेंट शुरू कर रहे हैं। ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन के लिए तो हमारा प्रक्रिया जो बना रहे हैं, अभी मैनुअल कर रहे हैं, इसके बाद कंप्यूटर टाइप कर रहे हैं, इसके बाद अपलोड कर रहे हैं। ये नहीं होकर हम ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज करेगा। वो पहले सिनेरियो रहेगा, एनालॉग रहेगा, आज का कंडीशन पहले क्या था, क्या करना पड़ेगा। करने के बाद वो ऑटोमेटिक मोबाइल में, मोबाइल टेक्नोलॉजी अपना टेस्ट है और वॉइस का साथ, टेक्नोलॉजी के साथ स्पेसिफिक किसान के पास जाएगा। नहीं तो पूरा झारखंड के लिए एक ही संदेश नहीं जाना चाहिए। जो किसान जो वेजिटेबल कर रहा है, वेजिटेबल फार्मर है, उसको वेजिटेबल के लिए वो संदेश जाएगा। उसका उस मोबाइल टेक्नोलॉजी करने के लिए अभी ई-एग्रोमेट मौसम विभाग का, भारत मौसम विभाग वो शुरू कर रहा है। उससे वो प्रक्रिया अच्छा रहेगा और पिन पॉइंटेड मैसेज जाएगा, जैसे कि वो किसानों का के लिए वो यूजेबल हो पाएगा। मौके पर कृषि विभाग की ओर से आई प्रतिनिधि शिल्पा मेहता ने मौसम परामर्श किसानों तक पहुंचाए जाने से संबंधित कमियों को बताया और साथ ही इन्हें दूर करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। Ministry of Agriculture going to showcase the work which we have done in our department and contribution of IMG in making this dream a success. So we started with the when we joined, I saw there were many divisions in our ministry. There were multiple divisions and each division is having its own ICT initiative. So we call it as a magic figure of 800, 80 and 8. Because in our ministry we were having 800 websites, 80 websites of TAC itself and 8 organizations. But actually speaking, nothing for farmers. तकनीकी सत्र में देश के विभिन्न हिस्सों से तकरीबन 130 इकाइयों के 200 से अधिक वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने खेती परामर्श सेवा से जुड़े विविध आयामों की चर्चा की। विभिन्न कंपोनेंट पर विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है और ये वार्षिक समीक्षा बैठक होती है। जैसा कि हम देखते हैं इस बार भी 2014 का मानसून सीजन में बरसात के पैटर्न में काफ़ी बाकी वर्षों से विभिन्न रहा। तो इसके जो बैठक में चर्चा होती है, जैसे कि भविष्यवाणी कितना सटीक बैठ रहा है और
किस स्केल पर संभव है, जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर भी क्या संभव है, जिले स्तर पर अभी चल रहा है। देन उसके बाद आता है कि भविष्यवाणी को किसानों के लिए मंत्रणा में कैसे इसको बदला जाए, और ये कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। काफ़ी लंबा अनुभव है कृषि वैज्ञानिकों का मौसम की जानकारी को उपयोग में लाकर मंत्रणा बनाने में किसानों के लिए। ये कार्यक्रम 130 पूरे भारत में 130 इकाइयों के माध्यम से किया जाता है, जो जिलेवार भविष्यवाणी मौसम केंद्रों से, प्रादेशिक मौसम केंद्रों से प्राप्त करते हैं। फिर उसको कृषि बुलेटिन में ट्रांसलेट करके आगे इसके बाद कैसे डिसेमिनेट करना है, टाइमली डिसेमिनेशन अब किसान तक पहुंचाना है इसको, तो विभिन्न माध्यमों का यूज कर रहे हैं। आधुनिक माध्यम जैसे कि सूचना क्रांति का प्रयोग करके वेबसाइट के थ्रू, नया अभी माध्यम पिछले साल शुरू किया गया है, भारत सरकार ने किया है, किसान पोर्टल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरुआत गवर्नमेंट भारत सरकार का शुरुआत है कृषि चैनल 24/7 कृषि चैनल शुरू हो गया है। उस पर अब फिर सूचना जाती है किसान तक, तो किसान इसको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। हर एक प्रदेश में प्रादेशिक लैंग्वेज में एडवाइजरी बनाई जाती है, फिर भी इसके बावजूद भी मौसम में ऐसे ऐसे शब्द यूज होते हैं जिसका मीनिंग या जिसका अर्थ अवश्य किसान भाई जब तक समझेंगे नहीं, अच्छी तरह प्रयोग में नहीं कर पाएंगे। किसी भी भविष्यवाणी को या उसके साथ साथ कृषि बुलेटिन को अगर पहुंचाया जाता है तो किस हद तक किसानों ने यूज किया, सूचनाएं बहुतों तक जाती हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता कितने किसानों ने किया, तो इसके बारे में भी फीडबैक सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, अपने पूरे कार्यक्रम में फोरकास्ट और कृषि बुलेटिन का इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। और इसे अधिक सटीक करने संबंधी तकनीकों एवं सुझावों पर विचार किया। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से आए मौसम वैज्ञानिकों ने भी अपने सुझाव और भावी कार्य योजनाओं को आपस में साझा किया। हमारी समीक्षा बैठक में हम सभी वैज्ञानिक पूरे भारतवर्ष से यहाँ एकत्रित होते हैं और अपने जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, मौसम क्षेत्रवार, यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं और जो भी कमियाँ होती हैं वो भी हम यहाँ अपनी दूर करते हैं। और किसानों के जो किसान इसका उपयोग करने वाले हैं उनके लिए कहीं न कहीं कोई पॉलिसी हम यहाँ निर्धारित करते हैं, कैसे किसानों को लाभान्वित किया जाए मौसम से, पूर्वानुमान से, और जो है किसानों को हम यहाँ सभी वैज्ञानिक जो कमियाँ होती हैं उसको भी दूर करते हैं और किस फसलों के आधार पर कैसे दिया जाए, पशुपालन के लिए किस तरह से एडवाइस दी जाए और मछली पालन के लिए किस तरह से एडवाइस दी जाए, और बहुत सारे बिंदु हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में, फ्रूट क्रॉप्स के बारे में, सब्जियों के बारे में भी हम यहाँ एडवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं, परामर्श के बारे में डिस्कस करते हैं और पूर्व अनुमान के बारे में डिस्कस करते हैं, कितना सटीक हमारा अनुमान हो रहा है। मौसमी खेती परामर्श सेवा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सटीक भविष्यवाणी, भविष्य की रणनीति और किसानों को अधिकतम उत्पादन, अधिक मुनाफा और न्यूनतम हानि के साथ देश में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ यह 3 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक 12 नवंबर को समाप्त हो गया। देश के किसान तक हम पहुंच पाएं और किसान इस सेवा का लाभ उठा करके जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया का उसको और भी सुदृढ़ कर सके। यह बैठक इस उम्मीद के साथ खत्म हो गई कि आगामी वर्षों में बेहतर खेती और समृद्धि के सोपान पर चलकर देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता जाएगा और वैज्ञानिक इस कार्य में अपनी भागीदारी और मजबूत करेंगे, खेती को एक नई दशा और दिशा प्रदान करेंगे। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ ही अब क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, हम अपने सभी दर्शकों से आज्ञा चाहेंगे। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।